सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय टीम के माननीय सदस्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, और उत्तर प्रदेश की हमारी जो इस अभियान के संचालन के लिए टीम बनी है उसके संयोजक आदरणीय प्रदेश के उपाध्यक्ष मानवेंद्र जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय बहन अर्चना मिश्रा जी, आदरणीय शिवभूषण जी, वसंत त्यागी जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में हमारी सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत सारे बदलाव किए हैं और इन्हीं सारे विषयों का लेखा जोखा लेकर हम सब कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है। आज की कार्यशाला किस प्रकार से इस अभियान को हमें अपने कामकाज का लेखा जोखा सभी समाज के वर्गों में, सभी लोगों के बीच में रखना है, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और भाइयों बहनों, ये एक ऐतिहासिक पक्ष है कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति के नेतृत्व में, किसी नेता के नेतृत्व में तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर देश की जनता ने दिया है। इससे पहले 52, 57 और 62 में जवाहरलाल जी को, कांग्रेस पार्टी को ये अवसर दिया था, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग थी। देश आज़ाद हुआ था और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस का स्वरूप इस प्रकार का था कि उसे चुनौती देने वाला पूरे देश में कोई अखिल भारतीय पार्टी मुझे लगता है उस समय रही नहीं होगी। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया, हम सबके प्रयास से ये काम संभव हो पाया है। तो भाइयों बहनों, हमारे लिए महती जिम्मेवारी है और हम अपने सरकार के, चाहे केंद्र सरकार के 11 वर्षों में जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, जनता के लिए जो जो काम किए हैं, जिसके कारण आज बदलता हुआ प्रदेश और बदलता हुआ देश हम सबके सामने है, तो उसकी चर्चा हम सब लोगों को करनी है। आज की आयोजित कार्यशाला में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और हमारे राज्य में जो परिवर्तन आए हैं, गरीब कल्याण के हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सरकार के बीच और जनता के ये एक ऐतिहासिक समन्वय रहा है। सरकार ने अपने लंबे कार्यकाल में ऐसे काम किए हैं जिससे देश की जनता संतुष्ट है, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के प्रति है। इसके पीछे सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक फैसले और कार्यक्रम है।
लोगों के जीवन में अनेकों बदलाव लाने वाली योजनाएं, चाहे जनधन हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो या घर घर नल जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम सरकार ने किया है। देश के अंदर आधारभूत ढांचे में बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है, जिससे लोगों का जीवन सुगम हुआ है। कोई हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अपने पहले और दूसरे और तीसरे कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। भाइयों बहनों, कुछ फैसले इतने साहसिक हैं कि जिसने पूर्व की सरकारों में सोचने के लिए एक कठिन समय था, जैसे सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक को आपराधिक कृत्य के दायरे में लाना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय करना, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करना और इसी तरह महिला आरक्षण कानून, वक्फ कानून में संशोधन और अभी हाल में पाकिस्तान को जिस प्रकार से पस्त कर और विश्व को दंड करने वाला ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय हमारे लिए ऐतिहासिक है। और ये पहली बार हुआ है कि हमारी सरकार ने, हमारे देश ने मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार के साहसिक कदम उठाकर जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो भाइयों बहनों उससे पहले कुछ ही देश इस प्रकार की कार्रवाई कर पाते थे। महामारी के बाद चाहे अर्थव्यवस्था को संभालने वाला विषय हो, इस पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2023-24 में देश का रक्षा उत्पादन निश्चित रूप से आज बढ़ा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहीं से सांसद हैं, उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से रक्षा के उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़े कदम उठाए गए हैं, उस दुनिया में भारत की कहीं ना कहीं सामरिक दृष्टि से बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर हमारे लिए, सबके लिए सरकारों ने, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, योगी जी के नेतृत्व में जो हमने पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किए, 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने काम किए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धियों की चर्चा जन जन तक हमें अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हमें करनी है, जिसका विषय अभी संगठन के हमारे आदरणीय संगठन मंत्री धर्मपाल जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जिस प्रकार की कार्य योजना उन्होंने बनाई है और किस प्रकार से हमें जन जन तक इस अभियान के व्यापक स्वरूप को बनाकर जन जन तक अपनी बात तक हमें पहुंचानी है, इस प्रकार की इस कार्य योजना में हम सब लोगों को मार्गदर्शन आदरणीय मंच का मिलेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का, आदरणीय केशव जी भाई साहब का, ब्रजेश जी का, धर्मपाल जी का और प्रदेश स्तरीय हमारी टीम का और सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से ये अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से आपने लंबे समय तक जिस प्रकार से कार्यक्रम अभियान पार्टी की ओर से आए हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपना बेहतर प्रदर्शन करके सबको में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो इस कार्यक्रम में जो भी पार्टी की अपेक्षा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने यशस्वी आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को कि वो आकर हम सबको अपना उद्बोधन देने का कृपा करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। भोजन का इंतजाम तो है, क्यों बड़ी। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष के पूर्ण होने पर प्रदेश कार्यशाला में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हम सबके नेता आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के
यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष रहे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र जी, पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण, सभी हमारे वरिष्ठजन, पत्रकार मित्रों, आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने के उपरांत पूरे प्रदेश में किस ढंग से हमें जन जन के बीच में जाना है उस संबंध में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं इन 11 वर्षों में पूरे देश में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले यदि भारत की छवि हम अखबारों के माध्यम से देश दुनिया के विभिन्न समाचार पत्रों में हम देखते थे तो एक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में सर्वोच्च शिखर की तरफ भारत बढ़ रहा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो 14 से पहले थे, दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो भारत को वो सम्मान नहीं मिल पाता था। कई कई दिनों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता था वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के लिए। आज हम कह सकते हैं कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। माननीय मोदी जी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो भारत माता की छप भ्रष्टाचार करने वाले देशों की तरह तेजी के साथ एक ख्याति प्राप्त कर रहा था, कुख्याति प्राप्त कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी। माननीय मोदी जी ने तय किया कि दुनिया में भ्रमण करके, दुनिया में प्रवास करके भारत माता की वास्तविक ताकत को, वास्तविक छवि को हमें दुनिया के विश्व पटल पर रखने का काम करना है। आप देखते होंगे 14 के बाद आदरणीय मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो दुनिया के ढेर सारे देशों का प्रवास करके, भ्रमण करके भारत माता की वास्तविक ताकत को दुनिया के वैश्विक पटल पर रख करके भारत के गरीबी अमीरी की खाई को मिटाने के लिए हजारों की संख्या में गरीब कल्याण योजनाएं प्रारंभ करने का काम किया। अभी कुछ योजनाओं की चर्चा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है। हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले भी गरीब कल्याण योजनाएं चलती थी, पक्का मकान मिले, लेकिन किसको पक्का मकान मिलता था? किसी बड़े गांव में 2-4 इंदिरा आवास बन जाते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान तो 2 कार्यकालों में मिले। और आदरणीय मोदी जी ने जब 2024 में संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता के बीच में गए तो 3 करोड़ और नए मकान गरीबों को दिए जाएंगे। जब तक एक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाता तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की ताकत है। कौन सोचता था जनधन खाते गरीब के लिए बैंक खुलेंगे? कोरोना महामारी का काल आया, लोग सोचते थे पैसे कैसे जाएंगे। इसी देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो होते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने कोरोना काल में जनधन खाते खोले, 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। लोग कहते थे जीरो बैलेंस पे खाते क्यों खुल रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं विपक्ष के लोग करते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं सीना ठोक करके कोरोना काल जब आया तो बहनों के खाते में पैसे भेज करके 2 जून की रोटी का इंतजाम ही कि नहीं किया, उनके पेट की आग को बुझा करके वास्तव में मानवता की सेवा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के आधार पर तय की थी उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना महामारी का काल हो या अन्य योजनाएं, हम कह सकते हैं कौन सोचता था, हम लोग भ्रमण पर निकलते थे, पीने के पानी के लिए हैंडपंप मांगे जाते थे, इंडिया मार्क का नल की डिमांड होती थी। एक दिन में 50-50 कभी क्षमता नहीं रही कि एक दिन में 50 नल हम लगवा पाए। लेकिन घर घर शुद्ध पेयजल मिले। ज्यादातर बीमारियां पेयजल के कारण होती है, दूषित पेयजल के कारण होती है। मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से हर नागरिक को नल से जल पहुंचाना, वो भी शुद्ध पेयजल। आप सोच सकते हैं, इसी स्टेट में उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहूंगा, बुंदेलखंड विंध्याचल में ट्रेन से पानी आएगा, ऐसी खबरें हमने अखबारों की सुर्खियां बनते समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देखा है। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हर गरीब के घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में बराबर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी की योजनाओं ने पूरा करने का काम किया है। केवल पेयजल ही नहीं पहुंचाया है, अपनी बहनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता परक जांच के लिए उन्हें किट उपलब्ध कराई है उनको। इसके अलावा अपने नौजवानों को मरम्मत के लिए हमने किट उपलब्ध कराई, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया है। ढेर सारी योजनाएं। पीएम स्वनिधि की चर्चा करना चाहूंगा। पटरी दुकानदारों को कौन पूछता था, धक्का खाते गरीब आदमी शहर के हो चाहे गांव के, पटरी पर रेढ़ा पटरी लगा करके अपने रोजी रोटी गरीब का पेट पालते थे, उनको भी ऋण दे करके और बगैर गारंटी के ऋण दे करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में चमत्कारिक काम देश के गरीबों के लिए करने का काम किया है। चाहे पटरी दुकानदार योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि हो। किसानों को कौन पूछता था? किसानों की आय दोगुनी की चर्चा करने के लिए
कभी चर्चा ही इस देश में विमर्श ही नहीं हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में भेज करके किसानों की आमदनी को, जरूरत के समय जब साहूकार का लोन लेता था 200, 500, 1000 के लिए, खाद पानी के लिए, बेटी के हाथ पीले करने के लिए, गौना के लिए 2000 रुपया लोन लेता था और साहूकार छाती पर चढ़ करके उसे खेत से ही गेहूं नापने तौल करके ले जाने का काम करता था। मोदी जी ने गरीब किसान को एक हाथों पर मजबूत करने का काम किया है और किसानों को कौन सी बीज बोएं, कौन सा वो खाद डालें, और सबसे बड़ी बात है कि बगैर खाद के खेती उत्पन्न हो, बगैर रासायनिक हमें खाद डाले हम खेती कर पाए, हम उस दिशा में भी तेजी के साथ हमने काम किया है। मोदी जी की सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। योजनाओं की चर्चा के साथ साथ हम कहना चाहेंगे भारत दुनिया के पैमाने पर कैसे आगे बढ़ा, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो। आज दुनिया हमें हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देखती है कि भारत का अंतरिक्ष विज्ञान दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर जा रहा है। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं कहना चाहूंगा, भारत की सड़कों की चर्चा अगर होती है तो पूरी दुनिया में आज होती है। अमेरिका, इंग्लैंड में जो है वो भारत में है। उत्तर प्रदेश की सड़कें आप देखिए, 17 से पहले क्या हालत था। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला स्टेट हम लोग हैं। सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। आज हम कह सकते हैं चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे स्टेट हाईवेज हो। एयरपोर्ट्स के मामले में हमारे पास अभी 17 एयरपोर्ट हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है। कुछ दिनों के बाद 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। हवाई यात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय मानक के स्टेशन बन रहे हैं। हमने रेल लाइन का डबलीकरण किया है। चौड़ीकरण सड़कों के साथ साथ रेल का डबलीकरण करते उनकी गति बढ़ाने का काम किया है। हमने पूरी तरह से कोयले के इंजन को चलन से बाहर किया है। बिजली के हर सर्वाधिक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन ओएचई के माध्यम से सर्वाधिक ट्रेनें आज हमारी बिजली के माध्यम से चल रही हैं। अब डीजल के इंजन भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। रेलवे की गति बढ़ाने का काम हुआ है। लोगों को रोजगार से जोड़ने में हमने सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विज्ञान से लेकर किसान तक और एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीता है। और विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे इससे पहले जब पुलवामा में हमला हुआ, आप सोचिए क्या हुआ। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादियों के हौसलों को भी पस्त किया, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और याद दिलाइएगा जब मुंबई में हमला हुआ था, कसाब मियां को कई बरस हमने बिरयानी खिलाने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जो दुश्मन को उसके घर में घुस करके मारती है, यह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जो कमाल करके दिखाने का काम किया है, दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कितनी ताकतवर मिसाइल है, पाकिस्तान की मीडिया को इंटरनेट पर सर्च करके देखिए। पाकिस्तान के बड़े बड़े रक्षा वैज्ञानिक से लेकर पत्रकार तक कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरा नाबूद कर दिया है कि 11 के 11 उनके जो नौसैनिक हवाई अड्डे उनको नष्ट करने का काम भारतीय सेनाओं ने किया है। मैं भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। और हम सब अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि नेतृत्व के निर्देशों के अनुक्रम में हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर मोदी जी की 11 साल की जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2047 में जब भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी, तो विकसित भारत के रूप में जो संकल्प माननीय मोदी जी का है, उसको पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता जी जान से जुटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए माननीय दुष्यंत गौतम जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप दिल्ली से चल करके आए, हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंचस्थ अपने सभी नेताओं का और अपने प्रदेश भर से आए हुए पूरी प्रदेश की टीम का, कि हम सब कार्यकर्ता जुट करके माननीय मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश जी। अब मैं अपने मध्य में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, मेरे साथ धीरे से जय मत बोलिएगा, ठीक है? जरा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की,
जय श्री राम। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी खुश होते हैं जय श्री राम कहने से, ठीक है ना। अब भंडारा में आज कई जगह खा के आ रहा हूँ और आप लोग भी खाए होंगे। और यहाँ सब लोग लखनऊ में बड़े पैमाने पे भंडारे का काम होता है, कार्यक्रम होता है, बड़े श्रद्धा से लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अपने दम पर बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में जब असंभव समझा जाता था, तब आपने हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद किया और माननीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 73 सांसद दे करके भाजपा की पूर्ण बहुमत की देश में सरकार बना करके आपने उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि विरोधियों को भी इस बात का विश्वास हो गया है कि भाजपा का अगर कार्यकर्ता चाह लेगा तो कोई किसी भी सीट पर भाजपा को हरा नहीं सकता। तो आज के इस 11 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 14 में आपने सरकार नहीं बनाई होती तो 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी शायद सरकार नहीं बना पाते। तो यह 11 वर्ष देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता के लिए बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। आज की इस कार्यशाला में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अभी आपको उद्बोधन मिलेगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, जिनको आप सुन चुके हैं, हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी संबोधन किए, 11 मिनट में 11 साल की सारी बातें बताया उन्होंने और इसका बहुत बड़ी बात है ये आपने उसको बताया। हमारे माननीय संगठन महामंत्री, जिनके मार्गदर्शन में जो भी अभियान चलते हैं आप उसको सफल बनाते हैं, ऐसे आदरणीय धर्मपाल जी, संगठन के बड़े मर्मज्ञ, हमारे इस अभियान की दृष्टि से जो संयोजन, पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में कार्य देख रहे हैं, अनुभवी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र जी, हमारे सभी प्रदेश के यहाँ पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्र के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी जिलों के प्रभारी और अध्यक्षगण और जो भी यहाँ अन्य उपस्थित साथी हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए यह 11 साल मुझे लगता है कि आप सबको मैं जो कुछ सुनाऊंगा तो वो लगेगा कि हम तो यह सब जानते ही हैं और सही में सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के जिले तक में, क्षेत्र में, प्रदेश में अनेक अभियान में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधान सेवक मिले हैं, जिन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया कि नहीं किया? धीरे से क्यों बोल रहे हो? किया कि नहीं किया? किया। तो यह दमदारी से बोलना, जब आप दमदारी से बोलोगे तो अभी तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बात उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम में से नगरीय क्षेत्र के भी अध्यक्षगण आए हैं, पदाधिकारीगण आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत पदाधिकारीगण आए हैं। लेकिन आप जब गांव में जाओ, पहले झोपड़ी और कच्चे घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, और आज आप गांव में जाओ, अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसके घर में बिजली भी लग गई होगी। अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसका आयुष्मान कार्ड भी बन गया होगा। अगर उसका प्रधानमंत्री आवास दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके घर के अंदर जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, पहले भोजन के लिए दोनों समय प्रबंध नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ देश के और 16 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश के लगातार फ्री में यह राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आज भूखमरी के कारण मरना भी किसी को नहीं पड़ेगा,
या भाजपा की डबल इंजन सरकार की गारंटी है, लेकिन आज कोई भूखा नहीं रह रहा। यह हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत सारी उपलब्धियों का यह 11 वर्ष रहा है और इन 11 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर 9 तारीख को पूरा हो रहा है। बीच में अभी आपको एक कार्यक्रम और मिलेगा, जिसे 5 जून की बात आएगी, उसके लिए अलग से शायद कोई अभियान होगा, लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस है। 5 जून पर्यावरण दिवस अर्थात एक पेड़ मां के नाम। ये जन जन तक यह सवाल आवाज पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर हमारा वन है तभी जीवन है, जल है तभी जीवन है। तो पर्यावरण की अनुकूलता के लिए यह भी अभियान आएगा। 9 जून से आगे कई कार्यक्रम हैं, जिसका विवरण अभी माननीय संगठन महामंत्री जी आपको सब देंगे। लेकिन जो भी अभियान ये आया है, इस अभियान को आप सबको इस दृष्टि से ध्यान में रखना चाहिए कि 2025 में इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन 2027 में हमें विधानसभा के लिए भी मैदान में जाना है। हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, उतना पार्टी मजबूत होगी। कई बार हम लोगों को संकोच लगा करता कि अरे अभी तो हम इस अभियान में गए थे, अब के क्या जाने की जरूरत है। आप यह देख लीजिए कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के, उनका काम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सुना जाता होगा। सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? सबसे ज्यादा सुना जाता है। और 11 वर्ष ये कोई साधारण नहीं है। हम एक बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, दूसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, तीसरी बार कुछ कमी रह गई, जिसके कारण भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन सबसे 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती और एनडीए आज भी 300 के आसपास पहुंचा हुआ है और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। और बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले, चाहे पहला कार्यकाल हो, चाहे दूसरा कार्यकाल हो, चाहे तीसरा कार्यकाल हो, तीनों कार्यकाल में ऐतिहासिक जो फैसले हैं उसकी सूचना सारी डिटेल में आपको मिलेगी। लेकिन जो बड़े काम हैं उनकी चर्चा हमें करना है। हम गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए उसकी गरीबों के बीच में चर्चा करना है। किसानों के लिए जो काम हुआ उसकी चर्चा किसानों के बीच में करना है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं, किसान सम्मान निधि की चर्चा अपने भाषण में करना भूल जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें से बहुत सारे लोग किसान हैं, आप में से जितने लोग किसान के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाते में जाती है, ये ऐसे कितने लोगों की जरा हाथ उठा के बता दो जरा। बहुत कम लोग हो। परिवार में जाती तो हाथ उठाओ जी। ये तो हाँ, सम्मान निधि अगर ठीक है नीचे कर लो हाथ। सम्मान निधि जैसे जाती है, हम इसकी चर्चा करते हैं, करें, लेकिन दूसरा एक बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा करना हम लोग भूल गए। प्रदेश में लाखों की संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको पहले अगर अपना नलकूप, निजी नलकूप लगाए थे और बिजली का कनेक्शन लिए हुए थे तो बिजली का बिल देना पड़ता था। आज बिजली का बिल फ्री हो गया है। इसकी चर्चा हम में से कोई अब नहीं करता है। करता है कोई चर्चा? नहीं करता है। उपलब्धि अगर आप चर्चा नहीं करो तो क्या अखिलेश यादव चर्चा करेंगे क्या? वो तो आपकी कमी खोज खोज करके निकालेंगे। तो हमें अपनी बातें जनता के बीच में पहुंचाने का काम करना है। अब बहुत सारी योजनाएं बता दिए, मैं आपको स्वयं बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं संगठन मंत्री था विश्व हिंदू परिषद का, और पहले गैस का कनेक्शन पाने में लोहे के चने चबाने जैसी कोशिश करनी पड़ती थी। मैं जब संगठन मंत्री था तो मैं कम से कम 6 महीने बहुत कोशिश किया। उस समय कई सांसद होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक कूपन मिला था गैस लेने के लिए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में उज्ज्वला योजना से माध्यम से गैस का चूल्हा पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया है। अगर इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? विपक्ष कहेगा कि हाँ, उनको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। अरे भरवाने के लिए, हम कमाने के लिए हमें भगवान ने 2 हाथ और पैर दिया है ना, तो हमारे पास ताकत है ना। पहले तो ना राशन देते थे, ना सम्मान निधि देते थे, ना आयुष्मान कार्ड देते थे, ना प्रधानमंत्री आवास देते थे, ना हर घर नल से जल देते थे, ना गांव की सड़कें देते थे, ना नगर की सड़कें देते थे,
न एक्सप्रेस वे देते थे, विकास में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। आज सब कुछ हो रहा है और उसमें भी एक होली और एक दिवाली पर गैस का सिलेंडर भराया जाता है। अगर हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि होली दिवाली पर जो सरकारी खजाने से अगर वो गैस का सिलेंडर भराएं तो उनके खाते में अनुदान जाना है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। मैं आप सबका केवल आह्वान ये करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम गांव के बैकग्राउंड वाले हैं, गरीबी से जूझते हुए राजनीति के इस स्थान पर बैठे हुए। पहले कितने ऐसे घर थे जिन घरों में बिजली की रोशनी घर के अंदर नहीं देखा था करोड़ों गरीबों ने। सौभाग्य योजना आई हमारे यहाँ, और उस सौभाग्य योजना से आज किसी के गांव में कोई घर अंधेरे में है क्या? हम इसकी चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं बनेगा। अगर गरीब आदमी को ये लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, तो ये किसने किया? अगर गरीब के घर का भी अंधेरा दूर हुआ तो ये अंधेरा किसके कारण दूर हुआ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दूर हुआ। अगर प्रधानमंत्री आवास बना तो किसके कारण बना? क्योंकि कमल का बटन आपने सामने बैठे हुए लोगों ने दबाया। एक कमल का बटन दबाया तो एक प्रधानमंत्री आवास गरीब पा गया। यह बात हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप ये सारी बातें उनके बीच में लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता, मैं जानता हूं गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए पहले पैसे नहीं होते थे और केवल इसलिए बीमारी पाले रह जाते थे कि कहीं मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग कर्जदार न हो जाए, मैं इलाज कराऊंगा तो लाखों रुपए खर्च होगा, और खर्च होगा तो कर्जा हो जाएगा, और कर्जा होगा तो मेरे बच्चे कैसे अदा करेंगे। लेकिन आज 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है और 100% 70 साल और उसके ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड फ्री कर दिया। न उसमें आय की कोई सीमा है, न किसी, अगर 70 साल और उससे ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर बुजुर्गों के बीच में आप जाओगे, अगर उनसे चर्चा नहीं करोगे तो भूल जाएंगे कुछ दिन में। जैसे आज उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे ये तो मिलना ही था इसलिए मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो मिलना ही था तो मिल रहा है। इसकी चर्चा करना है। कांग्रेस के शासन में क्या होता था, तुलना हमें कांग्रेस से करनी। सपा की सरकार, जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सपा बीच में जरूर घुसेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या होता था। उस समय भ्रष्टाचार होता था, उस समय लूट होती थी। आज उस सबसे मुक्ति मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन, जो सच्चा राम राज्य का वादा किया था वह करके दिखाने का काम कर रहा है। आज हम 370 से मुक्त हो गए। हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक था 370 हटाने का, दूसरा अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का। तो रामलला का मंदिर बना कि नहीं बना? अगर 100% मतदाता राम मंदिर पे नहीं जय श्री राम बोलता, उसकी चिंता मत करो। विपक्ष एक बड़ा भारी मुद्दा लेकर के, जबकि ना वो पिछड़ों का हित ऐसी था, न दलितों का हित ऐसी था, न आदिवासियों का हित ऐसी था। केवल संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के, विधान परिषद में, राज्यसभा में खड़े होकर के एक ही बात करते, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया तो बिल में घुस गए सब। अब ये जाति जनगणना अर्थात ये जातिवाद नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। और इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55 से 60% जो ओबीसी है उसको ये लगता है कि हमारे हित का फैसला हुआ। आप चर्चा नहीं करोगे तो वो कैसे, फिर वो राहुल गांधी जी कहेंगे खड़े होकर के ये मेरे दबाव में हो गया। अरे तुम्हारी अगर हैसियत होती, तुम सत्ता में थे उस समय, तुम इस जाति जनगणना का फैसला कराते। जब सत्ता में थे तब तुमको याद नहीं आया? जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इस प्रकार के सवाल मुद्दा विहीन लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, यह चूंकि 11 साल की उपलब्धि को लेकर के हम जा रहे हैं और सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तत्काल तिरंगा फहर जाए। लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं चुनावी भाषण में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है,
ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। यह सदा ध्यान में रख करके मजबूती के साथ 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहा क्योंकि ब्रजेश जी ने उसको दोहराया था, उसको दोहराना नहीं चाहता। समय की मर्यादा है, कार्यशाला है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन इस अभियान को फॉर्मेलिटी मत मानना, इस अभियान को जीवंत बनाना। आज मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के जैसे 2014 में अपनी ताकत दिखाए, 2017 में ताकत दिखाए, 2019 में ताकत दिखाए, 2022 में ताकत दिखाए, 2024 में भी आपने बहुत मेहनत किया, कोई बात नहीं, हर बार नहीं जीत मिलती है, लेकिन अगर 5 चुनाव हम लोगों ने एक तरफा विजय प्राप्त किया, 4 चुनाव एक तरफा विजय प्राप्त किया, 5वें में जो थोड़ी कमी रह गई, उस कमी को जैसे महाराष्ट्र वालों ने दूर कर दिया, उसी प्रकार से 27 में उत्तर प्रदेश वाले भी दूर कर देंगे। इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़े। आप सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ लोग हैं, यहाँ आए हैं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस सफल कार्यक्रम के लिए आगामी जो योजना है आगे संगठन महामंत्री जी बताएंगे। मैं इतना ही निवेदन कर अपनी बात को पूरी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की इस कार्यशाला में जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यशाला यहां पर अभी संपन्नता की ओर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, आज के इस समारोह में मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, क्षेत्र और जनपद स्तरीय सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, यह हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत काल में भारत को दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। अमृत काल के इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के किन किन प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा यहाँ पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी ने और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम जी ने अभी यहाँ विस्तार से आप सबके सामने रखी है। इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के एक विस्तृत कार्यक्रम हर बूथ पर जाने का बनाया था और विस्तृत सामग्री, प्रचार की सामग्री आप तक पहुंची थी। प्रचार की सामग्री कमोबेश वही होगी, लेकिन अब केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी,
इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सब से अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था, हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी? कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का न आय का बंधन है, कोई भी बुजुर्ग है। शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। वो उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल 1 एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। कोई सोचता था? कोई सोचता था किसी सुदूर गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा? बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बनेगा, मिर्जापुर या प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कोई सोचता था?
एक कल्पना थी, आज वह साकार हुई है। कौन बोलेगा इसके बारे में? एक मेडिकल कॉलेज निवेश भी लाता है, रोजगार भी देता है और लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अक्सर होता क्या है, हम लोग उन विरोधियों के बहकावे में आके कहते हैं साहब डॉक्टर नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। अरे जहां पहले कुछ नहीं था, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर कम से कम 45 से लेके 90 डॉक्टर हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जहां एक भी नहीं था, वहां ये 45 से लेके 90 डॉक्टर उस जिले में एक छत के नीचे उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे तब ना, जब हम बोलेंगे तब ना। जो यहां पे ब्रजेश जी ने कहा, पहले होता क्या था, ट्रेन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था होती थी और वह भी नहीं मिल पाता था। आज हर घर नल की योजना लागू हो रही है। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं। लाभार्थी ग्रुप को पकड़ना और उनको उनके बीच में उन लोगों को उपलब्ध कराना। देखिए, आयुष्मान भारत का लाभ, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ जो लाभार्थी उसको तो मिला ही मिला है, लेकिन इसका लाभ डॉक्टर को भी मिला है, पैरामेडिकल को भी मिला है और अन्य नए लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। डॉक्टर को इसलिए क्योंकि उसके पास पेशेंट अब फ्रीक्वेंट जा सकता है। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हुए हैं। अब डॉक्टर को यह संकोच नहीं कि मैं उपचार करूंगा तो पैसा मिलता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान का कार्ड एक गारंटी उसके सामने है। ये हम अगर चिकित्सकों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं और उसको ये सब डाटा उपलब्ध करवाते हैं, उन्हीं में से कोई चिकित्सक बोले कुछ लाभार्थियों के इंटरव्यू आप करवाइए मंच पे नेताओं के भाषण कराने से अच्छा होगा। लाभार्थी 10 लाभार्थी बुलाइए जिसने आयुष्मान भारत से लाभ लिया है, ढूंढिए उनको, उनका भाषण कराइए, क्या लाभ हुआ, कितना उसकी बचत हुई है। कोई डॉक्टर बोले आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ क्या है, वय वंदना योजना का लाभ क्या है, उस गरीब से पूछिए जिस पे ये बीतती है, जिसको इसका लाभ मिला है। कितना बड़ा मैसेज होगा जब समाचार पत्रों में उस सफल स्टोरी छपेगी तो लाखों लोग पढ़ेंगे उसको और वह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार अपने आप में हो जाएगा। यह प्रचार का माध्यम है। हम आयुष्मान भारत के साथ साथ जिन 60 लाख गरीबों के लिए प्रदेश में मकान बने हैं, शहर हो या गांव, और वह तबका जिसकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगिया, मुसहर, कोल, थारू, सहरिया, बुक्सा, चेरो, गौड़, जिनको 100% सिचुरेट करने की कार्रवाई हुई है, लगातार हो रही है। मुझे याद है कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक प्रयागराज के कुराओं के सुदूर गांव से एक कोल जाति के व्यक्ति ने मुझसे मिलने का समय मांगा। पत्र भेजा था उसने, पत्र मुझे मिला, मैंने उसको कल बुलवाया। मैं मानता था, मैंने कहा हो सकता कोई उसकी अपनी पीड़ा होगी, कोई बात होगी, तो मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा बताइए कैसे आना हुआ। आया, उसने कहा साहब पहली बार कोल जाति के लोगों को किसी सरकार ने पूछा। मैंने कहा भी कैसे आपको पता? उसने कहा नहीं, जो आपकी सरकार ने कोल जाति के लोगों को मकान अनिवार्य कर दिया है उसमें हमारे गांव के कई लोगों को मिला है। तो मैंने कहा भी देखो, कोल जाति का इतिहास तो भगवान राम से जुड़ता है। अगर हम उसके लिए कुछ करते हैं तो ये तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। इतना प्रफुल्लित था। मैंने कहा कोई बात हो बताओ। उसने कहा नहीं साहब, मैं तो केवल मिलने के लिए आया था कि कैसे होती है सरकार और कैसे होती है। तो मैंने कहा कोराओं से आए हो क्या? कहा हाँ मैं कोराओं से आया हूं, केवल मिलने के लिए आया हूं। हम लोग अगर इंटरेक्शन करने की आदत डालें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, आपके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। यंग लड़का था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, योजनाओं की जानकारी रख रहा था। क्या हम इन मुद्दों को लेकर के कभी बोल पाएंगे? उन लाभार्थियों के पास जा पाएंगे, उन लाभार्थियों के ग्रुप के साथ, और उन्हीं लोगों का भाषण करवाना।
अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए 100 लोगों को या उस शक्ति केंद्र के 25-50 जितने भी लोगों को मकान मिले हैं उनको उन्हीं का एक सम्मेलन किया और उन्हीं का भाषण करवा दिया, कितना प्रभावशाली होगा, कितना प्रभावशाली होगा। क्योंकि मकान ही नहीं मिला है, कनेक्शन भी मिला है। उज्ज्वला योजना का कार्ड भी, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है, पात्रता के अनुसार पेंशन भी मिली है। ये सभी चीज हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों को जोड़ना, और यही उस स्कीम के अंतर्गत है कि शक्ति केंद्र में वय वंदना आयुष्मान कार्ड के वितरण की व्यवस्था करना। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी है उसके लिए कुछ को पूछना नहीं, आयु उसको 70 वर्ष का उसके पास कार्ड होना चाहिए, उसका आधार में 70 वर्ष होना चाहिए, अपने आप उसका कार्ड बन जाएगा। आपको केवल अपने हाथ से उसको वितरित कर देना है। वितरित करिए, खुश होकर के वो व्यक्ति आपके यहां से जाएगा, आपसे इस बारे में चर्चा करेगा। अलग अलग कार्यक्रम जो अलग अलग विषयों को लेकर के होने, पिछले 11 वर्ष भारत की विरासत से विकास की एक बेहतरीन यात्रा है। भारत की विरासत को आजादी के बाद पहली बार पहचान मिली है, पहली बार मिली है। याद करिए, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए, और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। अगर अयोध्या के लिए हम लोग भी पिछली सरकारों की तरह कार्य नहीं करते, काशी में भी ऐसे छोड़ देते, महाकुंभ प्रयागराज कुंभ को भी ऐसे जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, क्या यूपी का परसेप्शन बदला होता? यूपी वासियों को, जो आप कहीं जाते होंगे आज के दिन पे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक जीवन में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नजदीक से जानता हूं जिनका 30-30, 35-35 वर्षों का अनुभव है। आज से 11 वर्ष पहले भी आप देश के अंदर जाते थे, यूपी के नाम पे नाक भों कैसे लोग सिकोड़ते थे, नजरें कैसे फिरते थे, कैसे आपके साथ व्यवहार होता था। और आज आप जाइए, यूपी के नाम पे सामने देखने वाला व्यक्ति पहले उसके चेहरे पे चमक होती है, हाँ ये उत्तर प्रदेश का वासी है। इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व है, और तब ये चेंज आया है। विरासत से विकास की इस यात्रा में सेवा, सुरक्षा और सुशासन का बेहतरीन मॉडल देने का जो काम हुआ है, इन सब पर अलग अलग स्तर पर गोष्ठियां, इन सब को अगर हम प्रभावी ढंग से कर लेते हैं, यद्यपि आपके पास कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है, अभी तिरंगा यात्रा, फिर लोक माता अहिल्याबाई, मैं देख रहा था, यानी तिरंगा यात्रा में पहली बार, देखिए दोनों कार्यक्रम, पहली बार मैं इस चीज को देख रहा था कि तिरंगा यात्रा निचले शक्ति केंद्र स्तर पर तिरंगा यात्रा निकली। और हम लोग चाहेंगे कि तिरंगा यात्रा रोकना नहीं है, कोई कार्यक्रम हो, उनके हाथों में तिरंगा लेकर के लोग कार्यक्रम स्थल पर आए, भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर आए।
वीर सैनिकों के सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए लोग उस कार्यक्रम स्थल पर आए। पहली बार लोक माता के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के, याद करिए 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर को स्मरण किया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोक माता का पहली बार इतना विराट मूर्ति वहां पे स्थापित हुई थी काशी विश्वनाथ धाम में, और सामान्य लोगों को जानकारी नहीं थी। सामान्य लोग भूल से गए थे, ऐसे ही भूल गए थे जैसे 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं से महाराज सुहेलदेव ने भारत को बचाने का काम किया था, भारत की सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया था, लेकिन इतिहास से नाम गायब कर दिया गया। इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा शौर्य इतिहास में देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नाम इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि एक शरारत के तहत अगर इस गौरव की अनुभूति भारत के नागरिकों के अंदर आ जाए तो कोई आक्रांता उसके सामने ठहर नहीं पाता। इसलिए उसके महापुरुषों का नाम ही उससे मिटा दिया इतिहास से। लोक माता अहिल्याबाई एक मालवा साम्राज्य की महारानी है, लेकिन उससे बाहर जाकर के उन्होंने अखिल भारतीय दृष्टि उन्होंने उस समय दी। क्या पुरी का मंदिर हो, क्या गया जी का मंदिर हो, क्या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, क्या केदारपुरी का मंदिर हो, क्या महाकाल का हो, क्या ओंकारेश्वर का हो, क्या सोमनाथ का हो, क्या भीमाशंकर का हो, क्या रामेश्वरम का हो। आप याद करिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर उनकी दृष्टि गई और अपनी स्वयं की कमाई से उन्होंने भारत की इस विरासत को पुनर्स्थापित करने का काम 250 वर्ष पहले किया। और उनका स्मरण आज पहली बार शक्ति केंद्र स्तर तक हुआ है, गोष्ठियां हुई हैं। कल मैं आगरा में था, कितना बड़ा कार्यक्रम परसों आगरा में हुआ था, कितना उत्साह था लोगों में। हर एक स्तर पर लोगों ने कार्यक्रम किसी न किसी रूप में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तो ये सभी कार्यक्रमों की श्रृंखला में 11 वर्ष के कार्यक्रम 9 से प्रारंभ होंगे। अभी 6 को आपकी कार्यशाला होनी है, 8-9 से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 21 जून को विश्व योग दिवस का कार्यक्रम भी होना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम। भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद भारत की विरासत के साथ जुड़ता है। यूनेस्को ने इसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के लगभग 200 देश इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। योग की बात होगी तो भारत की चर्चा जरूर होगी, भारत के सनातन धर्म की चर्चा जरूर होगी। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना, 23 को कश्मीर में धारा 370 को समाप्त होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का स्मरण करने के साथ हम कश्मीर का पुनः स्मरण फिर इसके साथ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम एक अवसर हमें देगा कि शुरुआत कहां से होती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, और उस सपने को साकार किसने किया? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 25 जून इस संविधान के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वालों लोगों के काले कारनामे देश की जनता के सामने रखने का अवसर। आपातकाल का दिवस, इस पर गोष्ठी, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। और अच्छा होगा लोकतंत्र सेनानी भाषण करे, वे पत्रकार भी होंगे, राजनेता भी होंगे, वे उस समय के सामान्य नागरिक के रूप में भी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर उनको हम मंच पे बुला करके सम्मान कर सकें, उनमें से 2, 4, 5 लोगों के भाषण करवा सकें, अगर ये कार्यक्रम होगा तो और प्रभावी होगा। वे अपने मुंह से बोलेंगे इन बातों को। आपातकाल कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था,
किस प्रकार की साजिशें देश के लोकतंत्र के प्रति और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रति कांग्रेस ने किया था, ये भी हम इसके साथ उस समय उस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बड़ी कार्य योजना भी बनेगी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, एक पेड़ मां के नाम, यहां से शुरू होना है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा ही है, एक पेड़ मां के नाम। अभी बरसात कम है, हो सकता है अभियान उतना सफल न हो। 23 जून तक बरसात पड़ती है तो 23 जून को, और नहीं तो जुलाई प्रथम सप्ताह से लेकर के हम लोग इसको 15 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर, इस बार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को लिया है कि हर जनपद में एक नदी के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और उस नदी के ही कैचमेंट एरिया में व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम। अगर पार्टी भी उसके साथ एक साथ प्रशासन के साथ विभागों के साथ जुड़ती है तो नदी संस्कृति के प्रति, जिसको हमने मां कहा है, याद रखना, गंगा की धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हमारे पूर्वज हर गांव और जनपद से निकलने वाली छोटी बड़ी नदी हो उसको भी गंगा कहकर के ही पवित्र नाम देकर के उसको संबोधित करते हैं। यही हमारा संबोधन है, ये पवित्र भाव है। उस नदी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता ज्ञापित करते हुए उसके पुनरुद्धार के अभियान के साथ श्रमदान के साथ जुड़ना और उसको अविरल और निर्मल बनाने में अपना योगदान देकर के व्यापक वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम के ही साथ, इस थीम के साथ ही हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। अगर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ते हैं तो लगातार एक श्रृंखला आपके साथ होगी कार्यक्रमों की, अलग अलग स्तर पर और अलग अलग टोली बना करके कार्यक्रम हो। जैसे आपके मोर्चा प्रकोष्ठ को जीवित करने का समय है ये प्रकोष्ठ, उस प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए। चिकित्सा प्रकोष्ठ को चिकित्सकों का सम्मेलन आपको करना है। अधिवक्ता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दीजिए, वे अधिवक्ताओं के सम्मेलन आपको करने हैं। पार्टी का एक पदाधिकारी मंडल स्तर का या जनपद स्तर का उन कार्यक्रमों में भागीदारी ले। अलग अलग प्रकार के प्रकोष्ठों को उसके साथ जोड़ करके उनको जिम्मेदारी दे करके और वे कार्यक्रम करें। कार्यक्रम में संख्या जनपद स्तर पर और मंडल स्तर पर मान्य रखेगी, लेकिन जिसे हम शक्ति केंद्र स्तर पर करना चाहते हैं या अन्य स्तर पर करना चाहते हैं, वहां पे जितने भी लोग आएंगे, याद करना वह आपके लिए एक उपलब्धि ही होगी। और बड़े कार्य स्तर पर अगर आप करेंगे तो उतना ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और फिर साहित्य को घर घर पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से भी होने में हमें मदद मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरे कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए सरकार के मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारीगण हर स्तर पर जाएंगे। उस विश्वास के साथ हम इसे सफल बनाएं। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।